फेलियर है, स्पेशली एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? असली फेलियर तब होता है जब आप मान लेते हैं कि अब दूसरी बार अटेम्प्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम वाला स्ट्रेस है, उसको कैसे स्पेशली टैकल करें? एग्जाम में अपीयर करते हुए बच्चे बहुत ज्यादा शेल्टर्ड होते हैं, स्ट्रेस को थोड़ा डील करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग जो है उसका क्या रोल है फेलियर में? एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जिंदगी रुक जाएगी। इनको तो मेंटोर नहीं बनाना है। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाइए। एग्जाम में फेल होना या असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोबारा तैयारी करते हैं और सफल हो जाते हैं। लेकिन बात गंभीर तब हो जाती है, बात बड़ी तब हो जाती है जब ये एग्जाम फेलियर आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है और आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसे टैकल करना बहुत ज़रूरी है और इससे निपटना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नवभारत टाइम्स ये खास सेगमेंट लेकर आया है जहां हम बात करने वाले हैं एग्जाम स्ट्रेस और मेंटल वेलनेस की। और इस खास सेगमेंट में आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं यश तिवारी। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स में। बहुत ही खुशी हो रही है आज जुड़ते हुए। स्पेशली एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग जो कि ज़्यादातर यंगस्टर्स के लिए उनके ट्रॉमा का, उनके फियर का सबसे बड़ा कारण होती है, द स्ट्रेस ऑफ फेलियर। तो कैसे उसके साथ डील किया जाए और अपनी मेंटल वेलनेस पे काम किया जाए, इसके बारे में वील डेफिनेटली डिस्कस। मैं अपने सारे ऑडियंस को बता देती हूँ, यश तिवारी एक वेल नोन स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक इंटरनेशनल रेडियो होस्ट हैं और साथ ही एक बेहतरीन ऑथर भी हैं। सो मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि ये जो फेलियर है या फिर जिसे आप असफलता कहते हैं, स्पेशली एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में, आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? श्योर। तो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम आज एक ऐसी टर्म बन गई है जिसके बारे में मेरे ख्याल से एक 5 साल का बच्चा भी जानता है। जब वो अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंटर कर रहा होता है, उसको ऑलरेडी पता होता है कि अब से 12-15 साल में किसी ना किसी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में तो अपीयर होना ही है, प्रेपरेशन करनी ही है। एंड दैट्स फाइन। मैं कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स को एक्चुअली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर आपने किया एंड यू गो देयर, यू डू योर बेस्ट, आपका रिजल्ट आता है जिसको आप एक फेलियर मान लेते हैं बिकॉज यू डिड नॉट क्वालिफाई थ्रू इट इन अ वेरी टेक्निकल सेंस। असली फेलियर तब होता है जब आप मान लेते हैं कि अब दूसरी बार अटेम्प्ट देने का या दोबारा रीट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक बार में आप सक्सीड नहीं कर पाए या 2 बार में आप सक्सीड नहीं कर पाए, इसका मतलब कोई चांस ही नहीं है कि आप कभी सक्सीड कर पाएंगे। दैट माइंडसेट मेरे हिसाब से फेलियर को डिफाइन करता है। किसी एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स ना लाना वो आपको एक फेलियर नहीं बनाते, लेकिन अपने आप पे ये टैग लगा देना कि आप क्या ही कर सकते हैं, दैट इज व्हाट फेलियर रियली इज। ओके, सो आपने यहाँ पर फेलियर की बात की, लेकिन जब एग्ज़ाम हमारा नहीं निकलता है या फिर हम उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो एक तरह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। सो उस स्ट्रेस के साथ कैसे डील करना है, उसको टैकल कैसे करना है? बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है बिकॉज मेरे पर्सनल ओपिनियन में स्ट्रेस एंड फियर ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब तक आपका स्ट्रेस कम नहीं होता तब तक फियर नहीं कम हो सकता, और जितना आपका फियर बढ़ता है उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। देखिए, अगर एक एग्ज़ाम के पहले लगातार आपके मन में ये नहीं चल रहा है कि आपको प्रिपेयर क्या करना है, कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना है, किस अप्रोच के साथ आपको पढ़ाई करना है, बट आपके दिमाग में ये कांस्टेंट लूप, एक कांस्टेंट रील मान लीजिए रिप्ले में चल रही है, नहीं कर पाए तो क्या होगा, नहीं कर पाए तो क्या होगा, नहीं कर पाए तो क्या होगा, कौन सी अपॉर्चुनिटीज दूर चली जाएंगी, कौन सी जिंदगी भाग जाएगी जस्ट बिकॉज आप एक एग्जाम नहीं निकाल पाए। जब बच्चा 12th में होता है उसको 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम पे अपनी पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट लगती है। जब बच्चा अपने बैचलर्स या मास्टर्स के किसी कॉलेज का सेमेस्टर एग्ज़ाम देता है उसको लगता है कि अगर ये सेकंड सेमेस्टर नहीं कंप्लीट कर पाए, थर्ड सेमेस्टर नहीं क्लियर हो पाया तो पूरी ज़िंदगी जो है बह जाएगी। आप एग्ज़ाम से एग्ज़ाम पे जंप करते रहते हैं लेकिन इस माइंडसेट को चेंज नहीं करते कि एक एग्ज़ाम पे आपकी ज़िंदगी डिपेंड नहीं करती। सो एनीवे, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जो एक कांस्टेंट फियर का लूप होता है मन में कि आपकी ज़िंदगी की वेलनेस डिपेंड करती है एक एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड पे, यही आपके स्ट्रेस को भी डेवलप करती है एंड दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डेल्ट विद।
ओके, सो आपने यहाँ पर फेलियर की बात की और आपने स्ट्रेस से डील करने की भी बात की। सो अगर हम स्ट्रेस और फेलियर की बात करते हैं ना, तो वो भी दो तरह के होते हैं। एक जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ओह स्ट्रेस। यस, तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो बोर्ड एग्जाम वाला स्ट्रेस है, उसको कैसे स्पेशली टैकल करना है? क्या उसके लिए कोई अलग टेक्निक है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल है अच्छे से पढ़ाई करना, सक्सीड करना। लेट्स बी प्रैक्टिकल, अगर आप किसी एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं तो ये गोल होना ही चाहिए कि आप सक्सीड करना चाहते हैं। दैट्स द टेक्निकलिटी ऑफ इट इवेंचुअली। लेकिन जब हम बात करते हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम की, हमको ये बात समझना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में अपीयर करते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा शेल्टर्ड होते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। कंपेटिटिव एग्ज़ाम या फिर कॉलेज के एग्ज़ाम के आने तक की स्टेज में यंगस्टर्स भी मैच्योर हो जाते हैं, उनका माइंड भी थोड़ा तो एटलीस्ट मैच्योर हो ही जाता है। बोर्ड्स के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं 15, 16, 17 साल के बच्चों की, जिनको अभी दुनिया की तक प्रॉपर समझ नहीं है। वो सोचते हैं कि उनके मोबाइल में जो रील्स चल रही हैं वो ही पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब उनका माइंडसेट ही इतना कह सकते हैं कंटेन्ड है विद इन द स्मॉल वर्ल्ड दैट दे आर लिविंग इन, तो उनका अपने स्ट्रेस को डील करने का एंड इवन अपने चैलेंजेस को फेस करने का भी जो अप्रोच होगा वो बहुत लिमिटेड होगा। बोर्ड्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा डील करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को ये बात याद दिलानी होगी कि बोर्ड्स आपके सिर्फ वो नहीं है जो कि मान लीजिए फरवरी या मार्च में 10 पेपर हो जाते हैं या 8 पेपर हो जाते हैं। बोर्ड्स आपके चलते हैं पूरे ही स्टैंडर्ड में। भले ही आप 10th की बात करें चाहे आप 12th की बात करें, आपको उस एकेडमिक ईयर की स्टार्टिंग से ही एक ऐसा माइंडसेट बनाना होगा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं लगातार कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, मैं अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दूंगा, तब जाके वो ईयर एंड तक एक कह सकते हैं माइंडफुल तरीके से मेरे मन में बैठ पाएगी। अगर मैं सोचूं कि मैं बोर्ड्स के जस्ट एक हफ्ते पहले पढ़ के निकाल लूंगा एटलीस्ट इतने परसेंट बिकॉज मैंने किसी सीनियर की कहानी सुनी थी, दैट्स नॉट गोना वर्क आउट बिकॉज वो उस सीनियर की कहानी रही होगी। लेकिन अगर आप सच में अपने डिस्ट्रेस्ड रूप से अपने बोर्ड्स में सक्सीड करना चाहते हैं, तो आपको पूरे ही एकेडमिक ईयर में अपनी पढ़ाई पे कंसिस्टेंटली इवन इफ स्मॉल चंक्स में काम करना होगा। ओके यश जी, ये बात तो हो गई बोर्ड एग्जाम्स की। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर वापस आते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। एक एग्ज़ाम ही नहीं, बल्कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर जो जॉब्स वाले एग्ज़ाम है, सब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो ये पॉसिबल नहीं होता कि एक ही बार में किसी व्यक्ति का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो जिसको लगातार फेलियर आ रहे हैं, उनको फेलियर से कैसे डील करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि अगली बार वो मोटिवेटेड हो और दोबारा से अपनी तैयारी में लग जाए? सबसे पहली बात जो आपको सोचनी है वो ये है कि फेलियर क्यों आ रहे हैं। बिकॉज होता क्या है, लोगों के मन में दो स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज है सक्सीड कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। फेल कर रहे हैं, इग्नोर करो, कहीं और भाग जाओ। दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज़। ये जो मिडिल स्टेज होती है बीच की, कि फेलियर आ रहे हैं लेकिन आप जानना चाहते हैं इसका कारण क्या है। कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, मे बी 1 आउट ऑफ द अदर 10, जिनमें आप काम नहीं कर पा रहे, इवन दो 9 आउट ऑफ 10 में आपके एडिक्वेट स्कोर आ रहे हैं। जब तक आप अपने शॉर्टकमिंग्स को एनालाइज करना शुरू नहीं करते, तब तक आप सक्सेस का माइंडसेट बिल्डअप ही नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने उस फेलियर वाले स्ट्रेस्ड माइंडसेट को ओवरकम करने के लिए पहला स्टेप होना ही चाहिए कि आप अपने शॉर्टकमिंग्स को, अपने फेलियर्स को लिटरली एनालाइज कर रहे हैं, जब आपको इवन उनको फेस करने में भी डर लग रहा है। आप ये नहीं कह रहे कि नहीं यार फिजिक्स से इतना डर लगता है, मुझे ध्यान ही नहीं देना उस बात पर, जितने मार्क्स आएंगे आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आए हैं, ऑल राइट, दैट बिकम्स माई प्रायोरिटी। मैं फिजिक्स में ही अगले एग्जाम में सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स लाना चाहता हूँ, बिकॉज पिछले एग्जाम में उस ही पार्ट में सबसे कम मार्क्स आए थे, बाकी तो स्टिल आई वॉज एबल टू डू। सो द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी कि आपको अपने शॉर्टकमिंग्स को, जो एरियाज आपको पता है कि आपके वीकनेसेस हैं, उनको एनालाइज करना शुरू करना होगा। क्योंकि जिस दिन आप खुद को कहते हैं कि ठीक है वीकनेसेस हैं लेकिन मैं उनको देखने के लिए तैयार हूँ, उस दिन आप खुद को बताते हैं कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा ऑफकोर्स रैटल्ड हूँ क्योंकि एग्जाम निकालना है, इट डज मैटर अ लॉट इन माई लाइफ, बट मैं डरा हुआ नहीं हूँ एंड आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड। सो दैट इज़ हाउ इट शुड बी। ओके, सो जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल में कौन से मेजर चेंजेस करने चाहिए, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे को भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट को भी? या इट डज
काइंड ऑफ रिमेन द सेम फॉर बोथ। मेरे पर्सनल ओपिनियन में बहुत ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में हो, अगर आप किसी भी रूप से प्रेपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की, जॉब की, किसी नए रोल की, कुछ की पिलर्स पे आपको नेसेसरली काम करना है। सबसे पहले आपकी स्लीप साइकिल। सुनने में शायद बहुत ही क्लीशे टर्म लगे, बट ये एक बेसिक फैक्ट है। अगर आप खुद को एक नाइट आउल कहते हैं, आप कह दीजिए, बट आपकी हेल्थ जो उससे इम्पैक्ट हो रही है इन द लॉन्गर रन बट ऑल्सो इन द शॉर्टर रन, क्योंकि आपकी बॉडी इन ट्यून है विद द इंटायर वर्ल्ड दैट यू आर लिविंग इन। जो डे साइकिल, सनराइज सनसेट होता है, उस पर डिपेंडेंट करती है आपकी बॉडी की लिटरल बायोलॉजिकल वेलनेस। आपकी बॉडी का सर्कुलेशन तक बिगड़ जाता है अगर आप रात को देर देर तक जग के सुबह देर देर तक उठते हैं फॉर द सेक ऑफ अपनी पढ़ाई रात में कर लेना, क्योंकि शांति होती है। आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा इस बात पे कि जो एक बेसिक स्लीप साइकिल है, स्पेशली वो जो सुबह के अर्ली आवर्स होते हैं ना, उस समय यू आर हैविंग योर प्रॉपर स्लीप, यू आर वेल रेस्टेड एंड आप उठ रहे हैं एटलीस्ट समवेयर अराउंड 6 to 7, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, किसी ना किसी रूप का एक्सरसाइज होना इज़ नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वंस अगेन सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। मैं बॉडी बिल्डिंग तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेसिक बायोलॉजिकल जो आपके सिस्टम है उसको मेंटेन रखने के लिए जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक सर्कुलेशन रुकेगा। जैसे ही सर्कुलेशन रुकेगा, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। आपका स्ट्रेस डिपेंडेंट होता है इस बात पे कि इंटरनल आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है कि नहीं। तो अपने प्रेपरेशन के साथ इवन आधे घंटे किसी भी रूप से एक्सरसाइज करना, भले वो जॉगिंग हो या वो वेट लिफ्टिंग हो या वो रनिंग हो या व्हाटएवर दैट माइट बी, योगा हो, करिए ज़रूर, क्योंकि वो आपके एकेडमिक्स पे भी उतना ही असर डालता है। एंड देन ऑफ कोर्स हेल्दी मील्स होना चाहिए, लेकिन टाइमली मील्स होना चाहिए। जैसे हम स्लीप साइकिल की बात करते हैं, उसी रूप से दिन की 3 जो मील्स हैं आपकी स्पेसिफिक टाइम पे होनी चाहिए। ये नहीं कि जब टाइम मिला तब एक पकौड़ा खा लिया एंड दैट्स इट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। इट हैज़ टू बी टाइम्ड आउट एज वेल। ओके, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। बायोलॉजिकल रोल है, सो इट इज़ अनडिनाइबल। ओके, सो इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग जो है उसका क्या रोल है फेलियर में? मतलब बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पहले से चल रही होती हैं। आयरॉनिकली ओवर थिंकिंग के बारे में ही मेरी पहली टेड टॉक थी, एंड आपको पता है उसका टाइटल क्या था? शीर्षक था ओवर थिंकिंग कैन बी योर पाथवे टू सक्सेस। तो एंड मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ, लेकिन मैं इस बात में भी विश्वास रखता हूँ कि आपको अपने ओवर थिंकिंग को डिवाइड करना पड़ेगा। एक होता है कॉन्स्टेंट लूप जो कि आपके मन में चल रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ज़िंदगी रुक जाएगी, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ जॉब नहीं मिल पाएगी, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ कैसे ही आगे बढ़ पाएंगे। ये भी ओवर थिंकिंग है। और ये भी एक ओवर थिंकिंग है अगर आपके मन में एक दूसरा लूप चल रहा है लगातार, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं प्रयास करूंगा, एग्जाम जैसे भी करके क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं एफर्ट्स अपने लगाऊंगा, एग्जाम क्लियर हो चाहे ना हो एटलीस्ट मैं अपने एफर्ट ज़रूर लगाऊंगा। अब ये चॉइस आपकी बन जाती है कि आप कौन से लूप ऑफ थॉट्स को अपने दिमाग में जगा के रखते हैं। या तो आप नेगेटिव ओवर थिंकिंग में गिव इन कर रहे हैं, क्योंकि वो हर कोई कर रहा है, हर कोई स्ट्रेस के माध्यम से अपने पढ़ाई को कह सकते हैं एनकरेज करता है कि जब तक आप स्ट्रेस नहीं फील करेंगे तब तक आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस ही तो कहीं ना कहीं एक बूस्ट बनता है, एक कैटलिस्ट बनता है अपने आप को एक्साइटेड बनाने के लिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता। इसका एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगा ओवर थिंकिंग से रिलेटेड ही। कई लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट्स जो हैं, जैसे पेंटर्स हैं या स्टोरी टेलर्स हैं, उनको बहुत ही हमेशा सीरियस होना चाहिए, बहुत ही कह सकते हैं ग्लूमी होना चाहिए, स्ट्रेस्ड होना चाहिए, तभी वो अपनी बातों को अच्छे से कह पाते हैं। यार मैं भी एक स्टोरी टेलर हूँ, मैं भी किताबें लिखता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि मैं हर मोमेंट में अपने आप पे एक स्माइल जिंदा रखूँ और स्माइल करता रहूँ फॉर माई ओन वेल सेक। यही चीज़ आपको अपनी पढ़ाई में भी फोकस करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि जब तक आप अपने पढ़ाई को एक स्ट्रेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे तब तक आप उसके बारे में सीरियस नहीं हो पाएंगे, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल वेल्थ, मैं मेंटल हेल्थ नहीं मेंटल वेल्थ कह रहा हूँ, उसका हाल खराब करते रहेंगे। जिस दिन आपने अपनी पढ़ाई को भले ही ओवर थिंक करते हुए लेकिन एक पॉजिटिव थॉट के लूप से ओवर थिंक करते हुए देखना शुरू किया, तब जाके स्ट्रेस कहीं कम हो पाता है। ओके, सो यश जी, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, फेलियर की बात करते हैं, तो एक मेंटोर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब चाहे आप प्रिपरेशन के पहले करें या फिर अपनी जर्नी के दौरान करें, तो आपके ये जो फेलियर है इसको कम करने के लिए मेंटोर की हेल्प आप कैसे ले सकते हैं? आपको दो तरीके के मेंटोर्स की ज़रूरत होती है। एक है जो कि लिटरल आपके कोर सब्जेक्ट के मेंटोर्स हैं, मे बी वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के एजुकेटर्स हो सकते हैं, आपके स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जिनकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ है, या इवन इस चैनल पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं व्हेन दे शेयर देयर थॉट्स, उनके द्वारा भी आपको सब्जेक्ट मैटर पे जो फोकस्ड ज्ञान है कि फिजिक्स के बारे में क्या चीज़ें पढ़नी है, कॉमर्स के बारे में क्या स्पेसिफिकली आपको पढ़ना है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स द फर्स्ट काइंड ऑफ मेंटोर। द अदर काइंड ऑफ मेंटोर जिसकी आपको बहुत ज़रूरी, एक कह सकते हैं नेसेसिटी होती है, वो एक फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, या एक लिटरल मोटिवेशनल स्पीकर फॉर दैट मैटर, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली इस बारे में रिमाइंडेड रखे कि बेटा इस एग्ज़ाम के बाहर एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आप अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर भी लोगे, लेकिन मेंटली इतने स्ट्रेस्ड लेवल से आप क्लियर करोगे कि जब कहीं जाके आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा, एक जॉब मिल पाएगी, तब आपकी हालत ही नहीं होगी उस जॉब को प्रॉपरली करने की, देन उसका मतलब क्या हुआ? तो आपको ज़रूरत है एक ऐसे मेंटोर की, फर्स्टली जो कि आपकी सब्जेक्ट मैटर पे पकड़ बना के रखे, बट कंसिस्टेंट रूप से, जिनके साथ आप डे टू डे, वीकली, किसी भी रूटीन बेसिस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने डाउट्स के बारे में। ना केवल ऐसा जो कि आपको बता रहा है, बट आपकी बातें भी सुन रहा है, आपको एक अप्रोच के बारे में गाइड कर रहा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रूप से। दी अदर मेंटोर जो कि आपको लाइफ के बारे में गाइड कर रहा है लाइफ स्पेसिफिक रूप से, कि इस एग्जाम के बाहर जो दुनिया एग्जिस्ट करती है, भली वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो, क्रिएटिव स्किल्स हो, पर्सनालिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, स्टाइल हो, कैसे उन सब पे भी काम किया जाए ताकि आप एक लिविंग एंड ब्रीदिंग पर्सन के रूप में अपने एग्जाम को क्लियर करें, ना कि एक रोबोट की तरीके से। ओके यश जी, आपने यहाँ पर दो तरह के मेंटोर की बात की, एक जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं वो, और दूसरे जो आपके करीबी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिवली आपको गाइड नहीं करते, या फिर वो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं देते हैं। वो आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं और इतनी बातें बोल देंगे कि आप अपने आप में ही लो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आप खुद पर डाउट करने लगेंगे। तो कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बता दीजिए कि जब आप मेंटोर अपना चुनने जाएं, जो सेकंड टाइप ऑफ मेंटोर है, तो कौन से रेड फ्लैग्स को आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर ये गुण मिल रहे हैं तो इनको तो मेंटोर नहीं बनाना है। बिल्कुल। अगर एक इंसान सिर्फ लगातार अपनी ही बातें कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस की बातें कर रहा है, और आपके एक्सपेंस पे अपनी एक्सपीरियंसेस की बातें कर रहा है, यानी कि वो ये कह रहा है कि अरे देखो इस बच्चे ने तो ये भी नहीं किया लेकिन मैंने ये कर लिया, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। अगर इवन आपके दोस्त भी ऐसे हैं जो कि लगातार सिर्फ और सिर्फ, आप जाते हैं कैफ़े उनके साथ बैठने, आपको लगता है कि यार इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, चलो एक दिन संडे को निकल लेते हैं, एंड आप टाइम निकाल के उनके साथ जाते हैं किसी कैफ़े में, यू ड्रिंक व्हाटएवर दैट माइट बी, और आपको पता चलता है कि यार 1 घंटे बैठे, उन्होंने तो एक बार भी पूछा ही नहीं कि तुम तैयारी क्या कर रहे हो, तुम पढ़ क्या रहे हो, कितनी पढ़ाई हो गई, कैसी पढ़ाई चल रही है। दे जस्ट स्पोक अबाउट देयर ओन जॉब, देयर ओन वर्क, और सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। दैट्स अ मेजर रेड फ्लैग। ये ऐसा रेड फ्लैग है जो कि मैं पर्सनली नोटिस करता हूँ जब अपने करीबी लोगों में, आई काइंड ऑफ लेट देम नो कि देखो अब मेरी बोलने की बारी है, एंड इट्स नेसेसरी, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हो कि उन लोगों को इंटायरली डिस्कार्ड कर देना है, बट रिमाइंड करने की ज़रूरत होती है कि मैं अपना समय इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में लगा रहा हूँ, मेरा माइंडसेट जो है इट इज़ अ बिट हैपहैज़र्ड, मुझे ज़रूरत है आपकी कि आप मेरी आवाज़ भी सुनो जितना कि मैं आपकी आवाज़ और बातें सुनना चाहता हूँ। एंड एक और रेड फ्लैग मैं बताना चाहूँगा, वो लोग जो कि कॉन्स्टेंटली आपको सिर्फ ये कहते रहते हैं कि बेटा अगर एग्ज़ाम निकला दैट्स ग्रेट, डिपेंड सब कुछ इसी पे करता है, जो भी कर रहे हो, जो भी अभी तक किया है, वो सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इस एक एग्जाम पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सोच गलत है, बट अगर कोई व्यक्ति हर दिन आपको सिर्फ ये याद दिला रहा है, देन वो आपके स्ट्रेस में ही कंट्रीब्यूट करने वाला है, वर्सेस एक दूसरा व्यक्ति जो कि आपसे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अपना लेवल बेस्ट कर रहे हो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, लेवल बेस्ट करते हुए तुम जितना आगे बढ़ सकते हो दैट्स फाइन, बाकी देखते हैं जैसा जो होता है। अब कई बार लोगों को नहीं मिलते ऐसे व्यक्ति, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, कोई बात नहीं, अपने लिए ये बात कहेंगे, आई विल टेल माई सेल्फ व्हेन आई गो टू बेड, मैं खुद से ये बात कहूँगा कि मैंने आज के दिन में जितना कर सकता था किया,
अब कल सुबह थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करूंगा। इफ देयर इज एन एनकरेजिंग वॉइस फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं है वो एनकरेजिंग वॉइस आपके अराउंड, आपके फैमिली में या दोस्तों में या सर्कल में, कोई बात नहीं, अपने लिए वो वॉइस बनिए जो कि आप अपने एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर के लिए एज एन अप्रिशिएटिव पर्सन होते हैं। यानी कि ये जो रेड फ्लैग्स है ना, अगर आप किसी व्यक्ति में देखते हैं तो उसको तो मेंटोर बिल्कुल नहीं बनाना है। और अपने अंदर से उन रेड फ्लैग्स को हटाना है। ओके, हाँ, क्योंकि हम भी किसी के मेंटोर हो सकते हैं। एग्जैक्टली। सो मुझे लगता है कि ऑडियंस को ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए और जब वो अपना मेंटोर ढूंढने जाए तो उन्हें ये सारी चीज़ें मैच कर लेनी चाहिए और यश जी की बात को याद रखना चाहिए। सो एक लास्ट में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में कितना रोल प्ले करता है और कैसे प्ले करता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए, हम अगर थेरेपी की बात करें या काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग में क्या होता है, मैं वैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं, आप करियर काउंसलिंग की बात कर लो। आप एक करियर काउंसलर के पास जाते हो, वो पूछता है ना आपसे कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, आपके करने की महत्वाकांक्षाएं हैं क्या, कौन से सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, कौन से सब्जेक्ट की तरफ आपका इंटरेस्ट है। जब तक आप वर्बली अपनी बात को कहोगे नहीं, या जब तक आप ऑनेस्टली अपनी बात को कहोगे नहीं, इसलिए आप इंजीनियरिंग का नाम नहीं ले रहे क्योंकि आपका कोई दोस्त कह रहा है, बट इसलिए आप उसका नाम ले रहे हैं क्योंकि जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड है, तब तक उस बात का मतलब क्या बैठेगा, राइट? ये एक करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की हमने कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको ऑनेस्ट होना होगा, कॉन्फिडेंट होना होगा अपनी बात के बारे में कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तभी वो स्ट्रेस कम हो पाएगा। बट इवन इन डे टू डे लाइफ जो भी आपकी रुकावटें आ रही हैं प्रेपरेशन के फेज में, जो भी डर आपको लग रहे हैं, जो भी घबराहट आपको हो रही है, मान लीजिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और आप दूर हैं अपनी फैमिली से एंड आपको लग रहा है एक रात को डर, आज ना तो नींद आ रही है ना कोई किताब उठाई जा रही है, कॉल करिए मम्मी को, आप कॉल करिए अपने पापा को, अपने फ्रेंड को, कहिए उनसे ब्लंटली, यार देखो मैं हर दिन मैनेज कर लेता हूँ लेकिन आज डर लग रहा है मुझको, आज मुझे बात करने का मन कर रहा था। उनको इतनी खुशी होगी ना आपसे उस मोमेंट में बात करके, बिकॉज दे वुड रियलाइज कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उनको रीच आउट करना चाहते हैं और जो कि इतना माइंडफुल हैं, इतना कॉन्फिडेंट हैं कि जब आप स्ट्रांग होते हैं तब आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी बोलते हैं और जब आप वीक फील करते हैं तब आप अपनी वीकनेसेस को भी एक्नॉलेज करते हैं। बट ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब आप कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं। तो अपनी बातों को, अपने निराशाओं को, अपने डर को, अपनी घबराहटों को अपने शब्दों के थ्रू आप बयां करिए, बिकॉज तब ही जाके आप अपने इंटरनल, कह सकते हैं, पेंट अप स्ट्रेस को रिलीज कर पाते हैं और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर पाते हैं। बिल्कुल। सो यश जी, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों पर हमने यहाँ बात कर ली, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में एक बात ज़रूर बता के जाए जो बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने के लिए। बिल्कुल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन, बट उस लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन में एक चीज़ आपको लगातार नोट करते जाना है कि देखो, एक समय ज़रूर आएगा जब अगले दिन आपका पेपर होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप पूरी 5 मोटी मोटी बुक्स पेपर के ठीक एक दिन पहले पढ़ लोगे, इट्स प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल। अगर आप स्क्रॉल भी कर लेंगे उनसे, आप चिट्टी और रोबोट के तौर पे सब बातें तो नहीं याद कर पाएंगे, राइट? पढ़ते समय आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाइए जो कि आप चाहते हैं कि जब वो एक रिवीजन का फेज आए, यू विल गेट बैक टू देम। मैं उस बेसिक हाईलाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट एक क्लियर माइंडसेट के साथ कि इस 5 चैप्टर में ये 10 हेडलाइन है जो कि मुझको एग्जाम की एक रात पहले पढ़ना ही है, भले ही मैं बाकी की बुक पढ़ पाऊँ चाहे ना पढ़ पाऊँ। नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रक्चर पे पकड़ बनाइए। स्पेशली जो आपके सब्जेक्टिव वाले पेपर होते हैं, जब कोई एग्जामिनर आपका लंबा सा एक आंसर रीड कर रहा होता है, वो जब एक लंबा ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट देखते हैं ना आंसर स्क्रिप्ट में, उनको भी कहीं ना कहीं उसको रिव्यू करने में दिक्कत होती है। वहीं पे वो उसी इन्फॉर्मेशन को अगर एक स्ट्रक्चर्ड रूप से देखेंगे इन द आंसर स्क्रिप्ट, जैसे कि प्रॉपर हेडलाइंस हैं, आपने हाईलाइट किया हुआ है या अंडरलाइन किया हुआ है, इफ इट इज अलाउड इन द एग्जाम ऑफ कोर्स, प्रॉपर पैराग्राफ ब्रेक्स हैं, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, उस कंटेंट को जिस पे आपकी पकड़ ऑलरेडी है, जब आप एक कॉन्फिडेंट बट स्ट्रक्चर्ड रूप से प्रेजेंट करना शुरू करते हैं, तब जाके वो आपके एग्जामिनर और रिव्यूअर के भी, कह सकते हैं, मन में बैठता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि लगातार हम लोग कहते आए हैं, आपकी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं करती। आपका एक गोल, एक जॉब ज़रूर डिपेंड कर सकती है, बट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि कितना आप खुद को वैल्यू करते हैं और कितना आप खुद को आगे ले जाना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट।
बहुत बहुत शुक्रिया यश जी, आप हमसे जुड़े और इतनी अच्छी बातें आपने हमारी ऑडियंस को बताई। मुझे लगता है कि ऑडियंस के मन में जो भी सवाल होंगे उन सब के आंसर सभी मिल गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Record।